नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। और मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं NH1 न्यूज़ के साथ। आज हम बातचीत करने के लिए आए हैं NC ऑफिस में। यहां पर वर्कर्स हैं और यहां पर सोशल एक्टिविस्ट शादाब सोवर्दी भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये वहां पर मौजूद थे जहां पर वेद प्रकाश जी के ऊपर हमला हुआ था काशोड़ परशुला के अंदर। तो इनसे बातचीत करेंगे पूरा कि सिर्फ NC के वर्कर्स पे ही नहीं और भी वर्कर्स पे बात सामने आई है कि औरों के ऊपर भी अटैक किए जा रहे हैं। अब कितनी सच्चाई है, क्या बातें हैं, वो तो हम जानते हैं। चलो सबसे पहले तो बात करते हैं शादाब सर से। शादाब सर, आपका स्वागत है NH1 न्यूज़ में। थैंक यू सर, मुझे बताएं कि आप मौके वारदात पे वहाँ पे थे जहाँ पर वेद प्रकाश जी के ऊपर हमला हुआ, तो क्या पूरा मामला था? नहीं, मैं मौके वारदात पे एग्जैक्टली नहीं था, बट मैं बहुत क्लोज था, 1-2 किलोमीटर वहाँ से दूर था। जैसा कि वेद प्रकाश जी ने भी बोला कि वो कुछ स्टेशनरी एक इलेक्शन प्रोसेस में एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जिसको इलेक्शन एजेंट फॉर्म कहते हैं, जो कि सिर्फ लास्ट मोमेंट पे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। इवन एजेंट को नहीं पता होता है कि वो एजेंट है उस पोलिंग स्टेशन पे। और वो जो डॉक्यूमेंट है वो कोई कॉन्फिडेंशियल बंदा हो, क्लोज बंदा हो, वही पहुंचाता है हर अलग अलग लोकेशंस पे। इसी के लिए हमने वेद प्रकाश जी को, खालिद साहब ने वो ड्यूटी असाइन की थी कि जोधपुर से लेके और परशोला तक वो एजेंट के फॉर्म्स पहुंचाएं उस बंदे तक। मैं उस जगह मौजूद था कुछ वक्त पहले ही जब वो वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पे लोग घरों में थे, मैं वहाँ गया, मैंने देखा, लेकिन हमारी गाड़ी उससे आगे नहीं जा पाई, रोड की हालत ख़राब थी। तो मुझे इनका वेद प्रकाश जी का फ़ोन आया। मुझे उससे पहले एक हमारे वर्कर हैं वहाँ पे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनको जान की धमकियाँ मिली हैं, थ्रेट्स मिली हैं, और थ्रेट्स मिली हैं जियालाल जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और बीजेपी के वर्कर हैं उनकी तरफ से। तो मैं उनसे पर्टिकुलरली वहाँ मिलने गया था। उन्होंने ये बोला कि मुझे थ्रेट्स दी जा रही है, मुझे आप कहीं सेफ्टी में रखो। तो फिर हमने और मेरे कुछ वर्कर्स ने उनको किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया और वहाँ उनको प्रोटेक्शन में रखा। हमारे सारे वर्कर्स के बीच में वो फिर रात भर रहे वहाँ पे। तभी मुझे वेद प्रकाश जी का फ़ोन आया कि मैं ये फॉर्म लेके आ रहा हूँ, आप कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं इस जगह हूँ, लेकिन मुझे एक दूसरी जगह मीटिंग अटेंड करनी है क्लोज बाई, तो आप यहाँ आ जाओ, यहाँ ऐसा ऐसा मामला है, तो आप अगर यहीं रुक सकते हो रात को तो यहीं रुक जाओ, ताकि ये लोग ज़रा सेफ़ फील करें। वो क्योंकि एक वो बस्ती है, बहुत गरीब बस्ती है, काशोड़ जिसका नाम है, उनको हमेशा दबाया गया है किसी न किसी तरह से, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दबाया है। तो इस बार वो खुलकर सामने आए थे पहली बार, और उन्होंने कहा था कि हमें हमेशा बेचा जाता है वोट के नाम पे, हमें हमेशा बोला जाता है कि ये बिकाऊ लोग हैं, लेकिन इस बार हम किसी के साथ कोई सौदा नहीं करेंगे। हम इस बार आपके साथ जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तो हमने सबको पहले मौका दिया, इस बार आपको भी मौका देंगे हम, लेकिन इस बार हम बिक के मौका नहीं देंगे, हम पूरी हिम्मत के साथ ओपनली वोट करेंगे। तो उन्हीं गरीबों बस्ती के लिए उनके बार बार वहाँ से फ़ोन आ रहे थे कि हमें थ्रेट्स आ रही हैं। पहले तो उनने उन पे पैसे का इस्तेमाल करना शुरू किया, शराब का इस्तेमाल किया, लेकिन वो तब भी नहीं माने उनसे। तो फिर उनको वो पैसों की बात कर रहे हो तो सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा, जहाँ भी ये न्यूज़ गई कि वेद प्रकाश जी के ऊपर हमला हुआ है, तो वहाँ पर नीचे कमेंट्स में अगर देखो या सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने कहा कि वो रात के 2 बजे वहाँ पे क्या करने गए थे। पहला ये क्वेश्चन होता है उनका, लोग सभी लोगों का, और दूसरा ये कि वो वहाँ पे पैसे बांट रहे थे। तो क्या करने गए? देखिए, इंसिडेंट जो हुआ था करीब 9:30 या 35 मिनट के करीब हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही मैंने पहले की बोला आपको कि जो एजेंट फॉर्म होता है वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, वो रात को ही तकरीबन हर लोकेशन पे पहुंचता है, ताकि किसी को ये पता ना चले कि किस पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा एजेंट है। तीसरी बात, कंपेन नहीं हो रही थी, जिस पर्पज़ से वो गए थे वो कंपेनिंग नहीं थी, वो एक ऑफिशियल ड्यूटी थी पार्टी की तरफ से, वो निभाने गए थे। पैसे बांटने का जहाँ तक सवाल है, जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उसको साबित करें। हम भी उन पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने शराब की बोतलें, मैं आपको वीडियोस दिखा देता हूँ, शराब की बोतलें और पैसों का कहाँ इस्तेमाल किया है। हम तो अपने इल्ज़ाम को साबित कर सकते हैं, क्या वो साबित कर सकते हैं अपने इल्ज़ाम को? ये आप उनसे पूछ लीजिए। सर, उसमें इन्वॉल्व जो लोग थे, बीजेपी के चेहरे हैं वो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उन्होंने क्यों, मतलब ऐसा क्यों स्टेप उठाया? ये फ्रस्ट्रेशन, बौखलाहट है उनको अपनी हार नज़र आ रही है, वो बौखलाहट है। अब वो वहाँ पे 85 वोटर्स हैं लगभग, वो जिसकी मैं बात कर रहा था, जिस गाँव के 85। अब 85 वोटर्स पे इतना वो एफर्ट्स कर रहे हैं, या हम इतना बार बार क्यों जाएंगे उनके पास, या उन्हीं 85 वोटर्स को हम खरीदेंगे, उससे हमारी जीत होगी? या इनको ये बौखलाहट है कि ओवरऑल जिस तरह से अब लोगों ने वोटिंग करके दिखाया है
कि बीजेपी ने जो इनके साथ झूठे वादे और ये बांटने की जो सियासत की है हिंदू मुसलमान को आपस में, उसका जवाब हिंदू ने भी दिया है, मुसलमान ने भी दिया है। सब मिल गए हैं, ये हिंदू मुसलमान इस बार एक हो गए हैं। वो आपको रिज़ल्ट के दिन पता चलेगा। ये वही बौखलाहट थी कि हम कुछ इस तरह का फसाद उठाएं यहाँ पे, जिससे फिर वो फसाद उठने से वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो जाए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं रहे। सर देखा गया कि वहाँ पे आप अलायंस में थे, मरमत में भी आप अलायंस में थे, तो कांग्रेस भाई भाई, एनसी भाई भाई। लेकिन आज जब हम देखेंगे कि ऊपर के एरिया में घट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तो वहाँ पर कांग्रेस ने ही एनसी वालों को, तो मतलब ये भाई भाईगिरी वाली ख़त्म होगी ना? नहीं, देखिए, जिस टाइम अलायंस की बात हुई थी हमारी, अलायंस जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं किसी आइडियोलॉजी बेस्ड होती हैं। एनसी की आइडियोलॉजी अलग है, कांग्रेस की अलग है। सो जब ये दोनों पार्टीज़ मिली अलायंस के लिए, तो दे हैव टू एग्री ऑन मोस्ट ऑफ द डिसएग्रीमेंट्स जो उनने पूरी लाइफ में डिसएग्री किया है आपस में, आज उनको उस पर मिलना है। तो हर जगह वो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट होते नहीं हैं। तो इसी तरह घाट कॉन्स्टिट्यूंसी में इसलिए अलायंस नहीं हुआ क्योंकि हमने वहाँ जो भी कैलकुलेशंस की, वहाँ पे बीजेपी का कोई स्कोप और नामो निशान नहीं है। उसका सबूत ये है कि जब डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी, इनने हर जगह पंचायतों का हेर फेर किया, जस्ट कि इनको कम्युनल लाइंस पे डिवाइड किया। जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी पंचायत थी, उनको हटा के वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी, दूसरे एरिया की हिंदू मेजॉरिटी ऐड करके हिंदू मेजॉरिटी बढ़ानी चाहे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन सिर्फ घाट एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी रही जिसमें कि इन्होंने ऑलरेडी जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी थी और 3 पंचायतें गुन्ना, टांडना और लुडना ऐड करके उसको और बढ़ा दिया। इसका मतलब ये था कि बीजेपी ने ये सीट ऑलरेडी गिव अप कर दी थी कि हम इस सीट पे जीत नहीं सकते, तो ये एक सीट छोड़ दो इनके लिए। तो वही कैलकुलेशंस हमारी भी थी कि यहाँ पे बीजेपी का नामो निशान नहीं था। अब कंटेस्ट तो होना चाहिए, जब इलेक्शंस हो फिर मज़ा क्या रहेगा इलेक्शंस में। तो हमने सोचा एक फ्रेंडली कंटेस्ट कर लेते हैं। अब मैं ग्राउंड पे जो वर्कर्स हैं वो जज्बात में आ जाते हैं अक्सर, तो मैं सबसे अपील यही करता हूँ कि ये माहौल को ख़राब ना करें। ये एक इलेक्शन है, आगे जो जज्बात में आकर आप नारे लगाओ, जज्बात में आकर आप कुछ और करो, लेकिन किसी की टांग तोड़ दो, ये कितनी सही बात है? वही तो मैं कह रहा हूँ। अब ये इलेक्शंस में जब कोई पार्टी हारने लगती है तो ऐसे वो बौखलाहट में ऐसी ऐसी हरकतें करने लगती है। बीजेपी ने वहाँ पे की, अब कांग्रेस यहाँ पे कर रही है। सर यही जिस दिन वेद प्रकाश जी पर वहाँ पर हमला हुआ था गुन्ना कॉन्स्टिट्यूंसी माला के अंदर, तो गुंदरा में भी एक बीजेपी जो एजेंट था, आई थिंक मलवाना भी वहाँ का था, तो उसके ऊपर अटैक किया गया कांग्रेस की तरफ से। तो ये यहाँ भी वहाँ भी अटैक हो रहे हैं, यहाँ भी अटैक हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम पर हम, क्योंकि 10 दिन ही इलेक्शन होते हैं, उसके बाद हम सब ने यहाँ रहना होता है, तो उन सब के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज तो यही रहेगा कि ये इलेक्शंस आते जाते रहते हैं। हर एक की अफिलेशन किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से होती ही होती है, भले ही वो एक्सप्रेस करे उसको या ना करे। इलेक्शंस के टाइम पे वो एक्सप्रेशंस बाहर आ जाते हैं। तो आगे चल के हमने साथ रहना है, एक दूसरे से मिलना है, वो भाईचारा कायम रखना है। ये इलेक्शंस को एक जस्ट एक इलेक्शन की तरह लें आप। ये कोई वॉर नहीं हो रही है, कोई हारेगा कोई जीतेगा। जब गेम में मैदान में खेल होता है तो एक टीम हारती है एक जीतती है। तो इस जस्ट एन इलेक्शन, आप लोग इसको उतना भी सीरियसली ना लें कि एक दूसरे पे जानलेवा हमला करें। कंपेनिंग का हक हर एक को है, आप किसी को रास्ते में रोक नहीं सकते हैं कंपेनिंग करने से। आप किसी की गाड़ी में तलाशी नहीं ले सकते हैं किसी की। ये मैं स्पेशली मैं ये कांग्रेस वालों को, आज इस घाट कॉन्स्टिट्यूंसी वालों को बोल रहा हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोल रहा हूँ कि जो रूटीन में नाके होते थे, पुलिस की चौकियाँ होती थी, आज वो सब की सब गायब हो चुकी हैं, कहीं ग्राउंड पे नहीं है। तो ग्राउंड पे सिर्फ टोटली गुंडागर्दी चल रही है। जिसको मर्जी है किसी भी गाड़ी को हाथ दे के उसकी तलाशी करे। कल हमारे कैंडिडेट की गाड़ी को रोका गया, एक वर्कर की गाड़ी को तोड़ा गया। तो ये फ्रस्ट्रेशन आप रहने दीजिए, आप कंसंट्रेट कीजिए इलेक्शन पे। वोटर्स को आप जो आपने काम किए होंगे 12 साल में, पिछले 12 साल आपकी हुकूमत रही थी, उन 12 सालों में अगर उस बेस पे आपको वोटर वोट देते हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आपने ऐसा काम ही नहीं किया है, आपने हमेशा वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी की है, आप फिर से वही गांव शहर का मुद्दा लेके आए हैं। कल कोई कांग्रेस लीडर हैं उभरते हुए, वो बोलने लगे वही गाम के नशू, कश्मीरी में बोलूँगा मैं, उसने भी कश्मीरी में गाम के नशू तो अंदर देवानी है ना। तो वो सियासत ख़त्म हो चुकी है गाँव शहर की। अब वोटर बहुत अवेयर हो चुका है कि किसने डेवलपमेंट की और किसने क्या किया है। आप मिनिस्टर रह के आप अपनी घर की रोड ना बना सके तो इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है उनके लिए।
सर जितने भी इंसिडेंट हुए, चाहे वो शराब को लेकर हो या किसी के ऊपर अटैक हुआ हो, उन सब को लेकर हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कोई अभी तक कोई बड़ा कुछ किया नहीं। वेद प्रकाश जी के ऊपर हमला हुआ तो उसके लिए कुछ किया एडमिनिस्ट्रेशन? अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। कल एसएचओ साहब ने ये बोला जी हम आपने अभी तक स्टेटमेंट दिया, अगर स्टेटमेंट हमने एफआईआर की है तो स्टेटमेंट लेना पुलिस का काम है। उसके बाद अब वो स्टेटमेंट लेने के लिए अभी तक क्यों नहीं आए हैं? दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी की तरफ से हमने ये भी सुनने में आया कि पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि इनको अरेस्ट ना करें। लेकिन अब कल इलेक्शन है गठ का, हमने उसमें थोड़ा आज बिज़ी हैं, लेकिन हम कल तक का टाइम दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को कि कल्प्रिट्स को अरेस्ट किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो परसों से हम रोड्स पे उतर आके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। सर आपने कुछ देर पहले मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ भी भेजे थे, कुछ ट्रांसफार्म को लेकर कुछ जुंगा वगैरह था उसमें, लेकिन अब बताएं ज़रा अच्छे से। ये हमारे वर्कर्स रात को कंपेनिंग ख़त्म करने के बाद घर जाए तो एक टिप्पर था वहाँ पे, वो कुछ रोड में रुका हुआ था। तो लोकल वर्कर्स ने कुछ शक शुबा हुआ उनको, तो उन्होंने देखा कि उसमें बजरी लोड की हुई थी और बजरी के अंदर वो ट्रांसफार्मर दबाया हुआ था। उसमें कई सवाल उठते हैं। पहली बात, ट्रांसफार्मर तो एक सरकारी प्रॉपर्टी है, वो ज़रूर पीडीडी के दफ्तर या उनके स्टोर से निकला होगा। वो आज कोड ऑफ कंडक्ट होते हुए किसने इशू किया? अगर इशू कर भी लिया तो वो चोरी छुपे क्यों ले जाया जा रहा था? अगर किसी को कहीं पे ट्रांसफार्मर लगना है तो खुलेआम लगेगा, उसको छुपा के ले जाने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब है कि कोई पीडीडी डिपार्टमेंट से उनके साथ कांग्रेस पार्टी के साथ मिला हुआ है और वो चोरी छुपे वो ट्रांसफार्मर, उसकी इंक्वायरी मैं चाहता हूँ कि उसकी इंक्वायरी डीसी साहब खुद करें कि ये ट्रांसफार्मर कैसे शो और ये चोरी छुपे क्यों लिया जा रहा था। तो कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसी चीज़ों पे ममानत है जिससे वोटर्स को रुझाया जाए अपनी तरफ। तो अगर इस पे एक्शन नहीं होता, अभी कल रात को गाड़ी पकड़ी गई, मैंने सुबह से कई फ़ोन किए एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन अभी आधा घंटा पहले तक वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं पहुँचा था। अभी तक लोग ही उस गाड़ी का पहरा कर रहे हैं, उसको उसकी चाबी ले गए हैं, लेकिन कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ तक पहुँचा नहीं है। सर आप हमेशा सोशल वर्क करते हैं, सोशल वर्क में जाते हैं, तो अगर आपको कभी आगे के टाइम पे, अभी आप एनसी के साथ जुड़े हुए हो, तो क्या आप आगे कभी जब हेल्प करते हो किसी को तो आप तब देखते हो कि बीजेपी से है, कांग्रेस से है, या सिर्फ हेल्प करते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो सोशल वर्क है वो आप भी जानते हैं, बखूबी दुनिया भी जानती है। हम जब किसी का बच्चा या कोई ऐसा हादसा होता है जो दरियाई चिनाब में जाता है, उस वक़्त हम ये नहीं देखते हैं कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। उस वक़्त हमारी नज़र में एक इंसान होता है और हम इंसान की मतलब इंसानियत को बचाने के लिए उस वक़्त अपनी जान दाव पे लगा के उस शख्स को बचाते हैं या डेड बॉडी को निकालते हैं, ताकि अगर हिंदू हो तो उसका क्रियाक्रम हो सके, मुसलमान हो तो उसको दफनाया जा सके। क्योंकि बड़ा अफसोस रहता है उन लोगों को जिनके जाते हैं, वो उस जगह पे बार बार जाते हैं कि भाई हमारा बच्चा जो गया था ये यहीं पे गया था, निकला नहीं, तो हम कोशिश करते हैं उनको पहुंचाने की। सर आप क्या देंगे, क्योंकि आप क्या मैसेज देंगे लोगों को जो लोग अभी लड़ रहे हैं बीजेपी के नाम पर, एनसी के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर? देखिए, हमारा मैसेज यही है और पुरजोर मैसेज ये है कि इंसानियत को ज़िंदा रखो। जो इंसानियत है, सच कहा हमारे सर ने इधर से कि हमने यहाँ रहना है, यहीं पे मरना है, यहीं पे जीना है। तो ये 2 दिन 4 दिन का मामला जो होता है इलेक्शन का, इसमें अगर हम आपस में लड़ाई करें, एक दूसरे को ज़ख्मी करें, एक दूसरे को मारने पे उतर आएँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसानियत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे हर इंसान को हक है कि वो जिस भी पार्टी के साथ रहना चाहे रह सकता है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई किसी को भी वोट डाल सकता है। हमें खुश होना चाहिए। अगर मेरा सगा भाई बीजेपी को वोट डाला तो उसकी मर्ज़ी है, और मैं कांग्रेस को डाल रहा हूँ तो मेरी मर्ज़ी है। तीसरा भाई मेरा एनसी को डाला तो उसकी मर्ज़ी है। अगर ये हमको मर्ज़ी का अधिकार दिया है तो फिर लड़ाई किस बात की है? तो हम नहीं चाहते हैं लड़ाई हो, हम लड़ाई से ऐसे भी दूर रहते हैं। मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ जो ये और देखिए, मैं आपको बताऊँ, जो लड़ने वाले लोग होते हैं वो भी बेकसूर होते हैं। लड़ाने वाले जो हैं, जो उनको लड़ाते हैं, बहुत बड़ी गलती उनकी है, जो एक आम इंसान को इस कदर तैयार करते हैं कि वो दूसरे पे हावी हो जाए मारने के लिए। मैं सोचता हूँ कि उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ जो उनको लड़वाते हैं
कि भाई आप भी ऐसा मत करो, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करता हूँ और आवाम से भी गुजारिश करता हूँ उन लोगों को पहचानो जो आम इंसान को आपस में लड़वाते हैं और ज़ख्मी करवाते हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है यही कि जब भी कोई इलेक्शन होगा या कोई ऐसी बात होगी, हमें भाई भाई बनकर रहना है और इलेक्शन लड़ना है। बिल्कुल, इन्होंने बहुत खूबसूरत बातें कही, क्योंकि हम भी हमेशा फील्ड में रहते हैं। हमने देखा है कि आज 10 दिन जो इलेक्शन के आते हैं, इन्हीं दौरान जो नफ़रत पैदा लोगों के बीच में होती है, इसके बाद वो भाई भाई रहते हैं, हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपको लड़वा रहे हैं, जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि आप बीजेपी हो, आप एनसी हो, आप कांग्रेस हो, आप पॉलिटिक्स करो, अच्छी पॉलिटिक्स करो। पॉलिटिक्स करना गलत बात नहीं है, पॉलिटिक्स करो, लेकिन उस बैड पॉलिटिक्स से बचो। सर ने भी यही मैसेज दिया, सभी ने ये बताया, और सब यही बताएंगे कि हमें यूपी नहीं बनना। हम जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर हम यूपी बनने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर एक अमन पसंद, यहाँ पे भाईचारा जो है वो हमेशा से दिखता है। और डोडा डिस्ट्रिक्ट भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हमेशा पीस रहा है। कभी भी यहाँ पर जितनी भी हिंदू मुस्लिम हो गया हो, लेकिन डोडा के अंदर हमेशा इन चीज़ों से बचा जाता है। तो मेरा भी यही मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल जो जितने भी इंसिडेंट हुए, एडमिनिस्ट्रेशन गायब दिखता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शंस में बिज़ी हैं, क्योंकि पार्टीज़ इलेक्शन और कैंपेनिंग में बिज़ी है, तो चलो उनके पास टाइम नहीं है कि वो प्रोटेस्ट वगैरह कुछ भी कर। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? एडमिनिस्ट्रेशन तो सामने दिख नहीं रहा है, ना ही पुलिस हरकत में है। जहाँ भी देखो वहाँ पर इन्होंने जो लोकल वहाँ के लोग हैं उनको भर्ती किया हुआ है पुलिस में, और वो लोग गाड़ियाँ रोक कर लोगों को पूछते हैं आप कहाँ से आए, आप कहाँ जा रहे हो। तो ये पुलिस का काम है। पुलिस कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? पूरे ओवरऑल इंसिडेंट में वो दिख नहीं रही कहीं। तो ये रिक्वेस्ट है, चलिए यही उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। आप यूं ही जुड़े रहे NH1 न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सुलिंदर परिहार, डोडा।